स्वागत है हर्ष रंजन जी। क्या हर्ष जी मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है? हर्ष जी रिस्पॉन्ड करें, क्या आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है? ठीक। चलिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जो इकाई है, उसके उपाध्यक्ष हर्ष रंजन जी ने आज मुझे आप सबके साथ आज चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और विषय बहुत अच्छा दिया है, समर्थ भारत के निर्माण में समाज की भूमिका। ये ऐसा विषय है जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सिर्फ मानसिकता में थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी को प्रणाम करता हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वर्धा इकाई से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता जो इस आयोजन में शामिल हैं और इस व्याख्यान से जितने भी बंधु भगिनी मित्र जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं निश्चित रूप से स्मरण करना चाहूँगा हमारे मित्र विवेकानंद जी को, जिनके प्रयासों से हम आज आपस में जुड़ सके हैं। मैं निश्चित रूप से स्मरण करूंगा प्रोफेसर बलवान गौतम जी, जो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंबेडकर पीठ के चेयर प्रोफेसर हैं। वास्तव में विवेकानंद जी और प्रोफेसर बलवान गौतम जी के माध्यम से ही मैं आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और जो इस व्याख्यान से जुड़े हैं उन सभी मित्रों से जुड़ सका हूँ। उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो विषय आज चर्चा के लिए हमने रखा है, मैं समझता हूँ कि हम सभी स्वप्न देखते हैं, परम वैभव का स्वप्न देखने वाले हम सब लोग हैं। हमारा देश, हमारी भारत माता परम वैभव को प्राप्त करे, हम विश्व गुरु फिर से बने, भारत फिर से विश्व शक्ति बने। ये सब स्वप्न हम सब लोग लेकर चल रहे हैं, किंतु एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि क्या भारत विश्व का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या हमने पहले भारत को, अपने देश को पूरी तरह समर्थ बना लिया है, शक्तिमान, शक्तिशाली बना लिया है? ये बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों से देश में जो विकास का एक वातावरण बना है, उसके कारण प्रत्येक देशवासी में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। अब हम जो स्वप्न देखते थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा, अब धीरे धीरे हम लोग उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु वास्तविकता ये है, जिससे हम झुठला नहीं सकते, कि हमारे अपने समाज में अभी बहुत सारी ऐसी अंदरूनी कमियां हैं जो भारत को समर्थ और
समृद्धशाली राष्ट्र बनने में बाधा है। ये समस्याएं आज की नहीं हैं, ये समस्याएं दशकों से हैं, मैं तो कहता हूँ शताब्दियों से हैं। 1920 से पहले गांधी जी जब सार्वजनिक जीवन में आए, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, और उसके बाद जो गांधी जी इतने वस्त्र पहनकर चले थे, जब वो लौट कर आए तो उनके बदन पर सिर्फ एक धोती रह गई थी। उनमें जो वो बदलाव था, चंपारण और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। मैं गांधी जी का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बात वर्धा की हो रही है। वर्धा हमारे देश में 1948 से पहले तक, ख़ास तौर से 1941 से 1948 के दौर में वर्धा हमारे देश में ऐसे प्रयोग धर्मियों की भूमि था जो समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए काम कर रहे थे। गांधी जी के निधन के बाद उसमें निश्चित रूप से कमी आई। मैं यहाँ गांधी जी को इसलिए भी स्मरण कर रहा हूँ कि 1941 में गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था रचनात्मक कार्यक्रम। उस पुस्तक में गांधी जी ने समाज की 13 समस्याएं आइडेंटिफाई की थी। उन 13 समस्याओं में उन्हें आइडेंटिफाई करते हुए महिला, किसान, मजदूर, ग्राम स्वच्छता, अशिक्षा वगैरह ये तमाम सारी चीज़ें थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक इन समस्याओं का निराकरण हम नहीं कर लेते तब तक पूर्ण स्वराज का हमारा स्वप्न साकार नहीं होगा। उस समय गांधी जी ने देशवासियों का आह्वान किया था, खासतौर से उन लोगों का जो स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे, कि वो लोग अपने अपने स्थान पर उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास प्रारंभ करें। जो बात यहाँ मैं महत्वपूर्ण आज करने जा रहा हूँ, जिस पूरे लेक्चर का वास्तव में एक सार अगर आप एक बिंदु में कह सकते हैं, वो है कि समाज को सरकार पर निर्भर रहने की मानसिकता त्यागनी होगी। तभी हम भारत को समर्थ बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, और जितना भी विकास हम करना चाहें वो सब कर सकते हैं। सरकार के भरोसे राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता, ये हमारी परंपरा भी नहीं है। हमारे देश में आप देखिए कि पहले बहुत सारे कार्यों में समाज आगे रहता था, अग्रणी रहता था, इसलिए कई सौ वर्ष, 1000 सालों की गुलामी के बावजूद भारत के जो गांव थे वो आत्मनिर्भर थे। उसका कारण ये था कि गांव हमारे सरकार पर निर्भर नहीं थे, और जब से हमने गांव को और दूसरे लोगों को सरकार पर निर्भर बनाया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे गली मोहल्ले की छोटी सी समस्या भी है तो उसके लिए भी हम सालों साल परेशानी झेलते रहते हैं, और सरकारी एजेंसियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई सरकारी एजेंसी आएगी और हमारी इस समस्या का निराकरण रहेगी। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में वास्तव में इसी प्रकार की समस्याएं डोमिनेट करती हैं, और लोग वास्तव में ये समझने का प्रयास नहीं करते कि हमारी जो छोटी सी समस्या है उसे हम मिलकर भी दूर कर सकते हैं। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्हें याद होगा कि गांव में श्रमदान की एक समृद्ध परंपरा थी जो अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। बात सिर्फ गांधी जी की नहीं है, यही बात दीनदयाल उपाध्याय ने कही। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हमारा राष्ट्र शक्तिशाली समर्थ तब बनेगा जब हम समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे खड़ा करेंगे, उसका विकास करेंगे। उन्होंने कहा था कि जब देश में कोई भी नीति बनती है तो नीति निर्माताओं को ये सोचना चाहिए जब भी वो कोई नीति बनाते हैं कि इस नीति से समाज के अंतिम व्यक्ति को क्या फायदा होगा, क्या उसका भला होगा। ये वो महत्वपूर्ण बात थी जो दीनदयाल जी ने कही थी। इससे पहले स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो देश में युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, वास्तव में उन्होंने कहा था कि हम 50-100 वर्षों के लिए जो हमारे देवी देवता हैं उन्हें हम कुछ समय तक विश्राम करने दें और सिर्फ एक देवता की पूजा करें, वो है भारत माता। उन्होंने कहा था कि इस देश को, इस राष्ट्र को अगर शक्तिशाली बनाना है, समर्थ बनाना है, तो हमें जो समाज के हमारा दरिद्र नारायण है, कमजोर वर्ग है, जिसे गांधी जी ने अंतिम व्यक्ति कहा है, और दीनदयाल जी ने उनके लिए अंत्योदय शब्द प्रयोग किया उनके विकास के लिए, गांधी जी ने और विनोबा भावे ने सर्वोदय शब्द प्रयोग किया।
विवेकानंद जी ने कहा था कि जो दरिद्र व्यक्ति है उसमें नारायण के दर्शन करिए, और नारायण के दर्शन करने का मतलब है उसे स्वावलंबी बनाइए। उन्होंने कहा था कि समुद्र के किनारे बैठे हुए व्यक्ति को यदि आप मछली पकड़ कर खिलाते रहेंगे तो वो जीवन भर खाता रहेगा। जरूरत इस बात की है कि उस व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखाइए आप। यानी एक व्यक्ति को खाली बैठाकर भोजन नहीं कराना, उस व्यक्ति को भोजन कमाने लायक बनाना है। ये मानसिकता में सिर्फ बदलाव की बात है। तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे प्रसंग रखने वाला हूँ, ऐसे कुछ विषय रखने वाला हूँ जो हमारे देश में समाज की शक्ति के जागने का प्रतीक है। समाज जाग रहा है। समाज जब अपने बलबूते खड़ा होता है तो वो कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं का मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे आपसे रूबरू होने का, आपसे संवाद का ये अवसर प्रदान किया है। मित्रों, मैं अपनी बातचीत शुरू करने से पहले करते हुए मैं महाराष्ट्र से अपनी बात शुरू करूँगा, क्योंकि वर्धा की हम बात कर रहे हैं। वर्धा में देश भर से लोग इस चर्चा से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में एक जिला है धुले जिला, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। उस धुले जिले में कुल 1103 सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें 45 उर्दू मीडियम स्कूल भी हैं, वो भी सरकारी हैं। इतने वर्षों से अभियान चल रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, सब तमाम प्रकार के अभियान चले, लेकिन एक समस्या सामने आ रही थी कि सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या घट रही है। क्यों घट रही है? सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद संख्या नहीं बढ़ रही। ये देश भर की समस्या है, ये सभी राज्यों की समस्या है। एक युवक धुले का रहने वाला एक युवक, नाम है हर्षल विभांडिक। वो न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट बैंकर था। वहाँ उन्होंने एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि जो अमेरिका का डिजिटल डिवाइड है उसे फिल करने के लिए ओबामा ने एक ठोस योजना बनाई है, और उन्होंने टारगेट किया कि इतने दिन में हम डिजिटल डिवाइड को पूरी तरह खत्म कर देंगे। उस समय डिजिटल डिवाइड जो था वो यूएस में 85% था, यानी 85% लोगों तक डिजिटल की पहुंच थी, 15% तक नहीं थी। ये बात 2014-15 की मैं कर रहा हूँ आपके सामने। उस युवक को तुरंत ये लगा कि अमेरिका में जो डिजिटल डिवाइड है हमारे देश में कितना है। जब उसने देखा कि हमारे देश में तो स्थिति बहुत खराब है, उस व्यक्ति के मन में तुरंत ख्याल आता है कि मैं अपने देश के डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति के मन में स्वाभाविक इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, जिस प्रकार की दुनिया में व्यक्ति रहता है उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हर्षल विभांडिक ने सोचना शुरू किया कि मेरा जो अपना जिला है, धुले जिला महाराष्ट्र में, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सोचते सोचते मन में ख्याल आया कि जिन प्राइमरी स्कूलों में मैं पढ़ा उनकी आज स्थिति बहुत खराब है। हर्षल ने तय किया कि मैं भारत लौटूंगा और भारत लौटकर अपने जिले के विकास के लिए काम करूंगा। और उस हर्षल ने 2015-16 में जब अभियान शुरू किया, प्रयास शुरू किया, तो आप यकीन मानिए उसने सिर्फ 2 वर्ष के अंदर धुले जिले के सभी सरकारी स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को, 1103 सरकारी स्कूलों को डिजिटाइज कर दिया। यानी हर स्कूल में डिजिटल क्लासरूम है। और उसमें जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने कहने वाला हूं वो ये है कि इन स्कूलों को डिजिटाइज करने में 70% से अधिक राशि ग्रामवासियों ने, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने और स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने कंट्रीब्यूट की है। यानी समाज ने स्वयं कंट्रीब्यूट की है। और हर्षल ने अपने लेवल से कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से कुछ कंपनियों से सहयोग लेकर 1103 सरकारी विद्यालयों को डिजिटाइज कर दिया। और आज स्थिति ये है, उन सरकारी स्कूलों में जहां बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, आज वहां प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालकर पेरेंट्स सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। पिछले साल तक लगभग 5000 स्टूडेंट भर्ती हो चुके थे, जो प्राइवेट स्कूलों, पब्लिक स्कूलों को छोड़कर, यानी प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में आ रहे थे। आप सोचिए एक थोड़े से प्रयास से कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। हमें समाज में समस्याओं को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उनके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करना है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं मुख्य रूप से देश के युवाओं को एड्रेस कर रहा हूं।
युवा जब कोई संकल्प ले लेते हैं तो देश में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक मैं युवाओं से जुड़ा और प्रसंग आपको बताता हूं। आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले एक फिल्म देखी होगी, सांड की आंख, जिसमें दो महिलाओं का आपने जिक्र किया होगा। दो दादियां हैं, प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर, जिनके बारे में कहा गया है कि वो हमारे देश की सबसे उम्र दराज यानी सबसे अधिक आयु की शूटर है। वो फिल्म बनी है, उस फिल्म में कई कमियां रही हैं और वास्तव में जो उसके मेन कैरेक्टर थे, जो व्यक्ति जिसने ये बदलाव किया, जिसने अपना जीवन, परिवार, सब कुछ जिसने इस एक प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दिया, उस एक व्यक्ति के साथ इस फिल्म में न्याय नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है वो फेयर नहीं थी। लेकिन वो व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया इस प्रकल्प को खड़ा करने के लिए, डॉक्टर राजपाल सिंह, जिसने इस पूरे प्रकल्प को खड़ा किया, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश की। खैर वो विषय हमारी चर्चा का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि 1997 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, मैं तब से इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूं। मैंने देखा कि वहां पर एक छप्पर में टेम्परेरी एक शूटिंग रेंज बनाई गई और गांव में गन्ना होता है, लाठी होती है, बांस की लाठी होती है और पानी में जग भरकर, जो जग है उसमें पानी भरकर और हाथ में ईंट लेकर, पत्थर लेकर, उससे स्टूडेंट वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभ्यास करते थे शूटिंग का। ऐसे जब वो ऐसे करते थे तो इस हाथ बाजू में बैलेंस होना चाहिए, ये बाजू हिलनी नहीं चाहिए, इसके लिए वो अभ्यास करते थे। क्योंकि उनके पास पिस्टल नहीं होती थी, ओरिजिनल पिस्टल नहीं थी, एक डमी पिस्टल होती है, वो भी कुछ पिस्टल 2-4 व्यवस्था हुई, लेकिन सीखने वाले जब 20, 30, 40 बच्चे थे तो सबको पिस्टल नहीं मिलती थी। इसलिए कोई गन्ना हाथ में लेता था, कोई लाठी लेता था, कोई लाठी में ईंट बांधता था, कोई ईंट का टुकड़ा हाथ में लेता था। इस प्रकार उन बच्चों ने प्रयास शुरू किया और डॉक्टर राजपाल सिंह, जो इस पूरे प्रकल्प के सूत्रधार हैं, उनके प्रयासों से आज जोहड़ी गांव है दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर पाकपत जिले में जोहड़ी गांव है। वहां पर उस गांव में आज 2000 से ज्यादा शूटर हैं। 49 वहां पर इंटरनेशनल शूटर हैं। उस एक गांव में 49 इंटरनेशनल शूटर आप देखिए, जिसकी दो दादियों की हम बात कर रहे हैं। उस गांव के 300 से ज्यादा युवक युवतियां पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आर्मी में, तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रेलवे में, ओएनजीसी में, इस प्रकार के दर्जनों संस्थानों में, बीएसएफ में बहुत अच्छी नौकरी सिर्फ शूटिंग की बदौलत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जब प्रयास शुरू करता है तो कितना बड़ा बदलाव आता है। उस व्यक्ति ने, डॉक्टर राजपाल सिंह ने, वो दिल्ली के एक सरकारी डिस्पेंसरी में बीए एमएस के डॉक्टर थे, यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी नौकरी की, लेकिन उनके मन में एक ख्याल आया कि जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं उसके लिए मैंने क्या किया। डॉक्टर राजपाल स्वयं इंटरनेशनल शूटर हैं। उन्हें लगा कि मैंने बहुत शोहरत हासिल की और वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कोच रहे हैं शूटिंग में, राहुल गांधी के कोच रहे हैं, और उन जैसे सैकड़ों वीआईपीस, वसुंधरा राधे का बेटा है, नवीन जिंदल है, ऐसे इतने सारे वीआईपीस के वो कोच रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राजपाल के मन में ख्याल आया कि जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं, उस गांव के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने ग्राम के लिए मैंने क्या किया, अपने गांव के बच्चों के लिए मैंने क्या किया। ये वास्तव में गांव का ऋण उतारने का जब मन में उनके ख्याल आया तो उन्होंने अपने शहर की सुविधाएं छोड़कर गाँव में, नौकरी नहीं छोड़ी उन्होंने, नौकरी करते रहे, गाँव में जाकर ये प्रयास शुरू किया और जिसके कारण आज उस पूरे क्षेत्र में निशानेबाजी की बदौलत युवाओं की, असंख्य युवाओं की जिंदगी बदली है। और आने वाले ओलंपिक में मुझे ये उम्मीद है कि हो सकता है एक मेडल उस जोहड़ी गांव के किसी युवक को मिले। इस प्रकार का वहाँ सतत प्रयास हो रहा है। ये बदलाव की बात होती है, जब हम बदलाव का कोई निर्णय कर लेते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, ये उस बात का संकेत करता है। महाराष्ट्र में एक स्थान है लातूर, लातूर जिला सब जानते हैं। उस लातूर के बारे में एक घटना आपको बाद में और बताऊंगा, लेकिन मैं एक ऐसे समाज के उस वर्ग की बात कर रहा हूं जिसकी हम चिंता नहीं करते हैं। हमें मालूम है उस समाज को संबल की आवश्यकता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये हर शहर की समस्या है जिसका मैं भी जिक्र करने जा रहा हूं। लातूर जिले में, क्या सभी शहरों में होता है, कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं। कूड़ा इकट्ठा करके कूड़े के ढेर पर ले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो कूड़ा इकट्ठा करके पूरे उसके निस्तारण में पूरे बहुत सारे लोग रख देते हैं। कुछ बच्चे कूड़ा बीनते हुए दिखाई देंगे। लातूर में संजय कामले नाम के एक युवक को जब ये समस्या
1995 में ध्यान में आई तो उसने कहा कि अब मैं कुछ प्रयास करूंगा और कूड़ा बीनने वालों लोग भी गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और संजय कामले ने जब प्रयास किया 1995 में, तो 1995 से 2017-18 तक संजय कामले लातूर शहर के 800 से अधिक कूड़ा बीनने वालों को एक स्वावलंबी और गरिमापूर्ण जीवन जीने लायक बना चुका है। और संजय कामले ने शहर के कूड़े के निस्तारण के लिए जो व्यवस्था वहां निर्माण की है, उस मॉडल को वहां की म्यूनिसिपैलिटी ने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अडॉप्ट किया है। और उस शहर में नॉर्मली आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों के बाहर कूड़े के पहाड़ दिखाई देते हैं आपको, दिल्ली में भी ऐसा है और दूसरे शहरों में है, लेकिन लातूर में आपको इस प्रकार नहीं देगा। जो शहर का कचरा है उससे खाद और अन्य प्रकार जो भी उसका निस्तारण हो सकता है, इतने अच्छे ढंग से व्यवस्था की है। जब एक युवक संकल्प ले लेता है तो देखिए कितना बड़ा प्रयोग, कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार लातूर की बात चल रही, मैं एक और आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। लातूर में 2017 में आपने कुछ खबरें, कुछ फोटो देखे होंगे, अखबारों में छपे थे कि ट्रेन से पानी लातूर में भेजा जा रहा है क्योंकि वहां जल संकट था, बहुत ज्यादा था। उस प्रकार के फोटो थे। आप देखिए कि शहर, आप ट्रेन से पानी भेजकर शहर के पानी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। लातूर के लोगों ने, सभी राजनीतिक विचारधारा के लोगों ने, चाहे कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी हों या दूसरे दलों के लोग हों, उन सब ने मिलकर एक प्रयास किया कि हम अपने शहर की जल की जो समस्या है इसका परमानेंट समाधान करेंगे, स्थायी समाधान करेंगे। और स्थायी समाधान का जब उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया तो आप देखिए 2018 में वहाँ की 18 किलोमीटर लंबी मांजरा नदी को शहर के लोगों ने मिलकर उस समस्या को, उस नदी को फिर से जिंदा कर दिया। और नदी को जिंदा किया तो शहर की पानी की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उस नदी की सफाई में लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिनमें से 6 करोड़ रुपए की राशि शहर के लोगों ने कंट्रीब्यूट की। और इसमें एक मजेदार बात मैं आपको निश्चित रूप से बतानी चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सब दलों के लोगों ने इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए वहां के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर अशोक मोड़क को चुना। वो विवेकानंद हॉस्पिटल वहाँ चलाते हैं। संघ के कार्यकर्ताओं की जो समाज में एक बहुत साफ स्वच्छ छवि है, उसके परिणाम स्वरूप सभी विचारधारा के लोगों ने संघ के कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया। संघ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो इतना ऐसा प्रयोग हुआ कि जिसने शहर की जल की समस्या का स्थायी निराकरण कर दिया। बात सिर्फ जल संकट के समाधान की नहीं है, बात यह है कि यदि समाज इस प्रकार अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर अगर खड़ा होता है तो आप कल्पना कीजिए हमारे समाज की कितनी समस्याएं हैं जिनका समाधान हम कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि लोग इस प्रकार के प्रयोग शुरू तो करें। लातूर ने एक मार्ग दिखाया है, एक दिशा दी है। अगर इसे हम अन्य स्थानों पर लागू करें तो यकीन मानिए हमारे देश में तमाम तरह की जो छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे समाज को कमजोर कर रही है, जो हम सबको शक्तिशाली समर्थ राष्ट्र बनने में रोक रही है, रोड़ा है, उन समस्याओं का निराकरण हम स्वयं मिलकर कर सकते हैं। ये एक दृष्टि अपने मन में लाने की आवश्यकता है। एक विषय मैं आपके सामने और निश्चित रूप से रखना चाहूँगा, आपको शायद जानकारी होगी कि हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख मरीज समय पर अंग दान नहीं हो पाने के कारण, यानी समय पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं होने के कारण मर जाते हैं। 5 लाख लोग प्रतिवर्ष, यानी किडनी, ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, इस प्रकार के मरीजों की संख्या अनेक कारणों से बढ़ी, वो हम सब जानते ही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। रासायनिक खाद और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये समस्याएं बढ़ी हैं। लेकिन आप देखिए दिल्ली में दधीची देहदान नाम की एक संस्था ने 1997 में प्रयोग शुरू किया और आज उस समिति के प्रयास से 250 से ज़्यादा बॉडी
मेडिकल कॉलेजेस को डोनेट की जा सकती है, जहाँ पर डॉक्टर्स जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, युवा डॉक्टर हैं, वो बॉडी पर प्रैक्टिस करते हैं। और 8,000 से अधिक लोगों ने नेत्रदान किया है और उस संस्था के प्रयासों से 12,000 से अधिक देहदान करने के लिए लोगों ने संकल्प लिया है। दधीची देहदान समिति के माध्यम से देश में नेत्रदान के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए एक जागृति आनी प्रारंभ हुई है। ये हमारे समाज की ऐसी समस्या है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन अब देखिए, श्रीलंका जैसा देश जिसमें जो आंखें जो है ना, कॉर्निया एक्सपोर्ट करता है, श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है कॉर्निया, और हमारे देश में अभी भी लोगों में ये है, एक मानसिकता बनी हुई है कि मृत्यु के बाद भी हम अंगदान नहीं करेंगे। दधीची देहदान समिति के माध्यम से मुझे याद है कई सौ मरीजों की जान बची है देहदान, उनके ऑर्गन डोनेशन के कारण। मैंने स्वयं उसे प्रत्यक्ष देखा है, महसूस किया है। और आलोक कुमार जी जो इस समय वहाँ के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और आलोक कुमार जी इस समय विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हैं। वो 1997 से ये प्रयास कर रहे हैं। ये समाज में बदलाव की एक ऐसी मौन क्रांति है जिसके बारे में हम वास्तव में समाज, मीडिया बहुत ध्यान नहीं देता है, लेकिन अंदर खाने इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। एक समाज का और बड़ा वर्ग है जिसकी हम शायद कभी चिंता नहीं करते, हम जानते सब हैं। शहरों में जो रहते हैं लोग, उन्होंने देखा होगा कूड़े के ढेर पर, हॉस्पिटल के बाहर गंदगी के ढेर पर ऐसे लोग मैले कुचैली हालत में पड़े रहते हैं, मानसिक रोगी जैसे, जिन्हें अपना पता नहीं होता, जो न मांग कर खा सकते न छीन कर खा सकते। उनके शरीर में जख्म होते हैं, कई बार कीड़े पड़े होते हैं, और वो कराहते रहते हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ उन्हें हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता। कारण हम लोगों ने उस प्रकार से सोचने का अभ्यास नहीं किया है। ये प्रयास राजस्थान के भरतपुर जिले में एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर BM भारद्वाज। डॉक्टर BM भारद्वाज और उनकी आवाज ने अपने मन में ये संकल्प लिया हुआ है कि हम इस प्रकार के लोगों की सेवा करेंगे, और वो आज देश भर में उनके 20 आश्रम बने हैं। भरतपुर के बाद 20 आश्रम देश भर में हैं, जहां पर वो 11,000 से अधिक मानसिक रोगियों को ठीक करके, स्वस्थ करके, उनका इलाज करके उनके परिवारों से वापस मिलवा चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, जो लोग सड़क पर पड़े थे उन्हें उठाकर स्वस्थ किया, उनका इलाज किया, और वापस उनके परिवारों से उन्हें मिलाया है। और जो लोग परिवारों से नहीं मिल सके उन्हें स्वावलंबी बनाया है। और एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा, वहाँ पर कई हजार ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके साथ मानसिक अवस्था उनकी ठीक नहीं थी, उनके साथ गलत काम हुआ तो उनके बच्चे पैदा हुए। आज उनके बच्चों की देखरेख भी डॉक्टर BM भारद्वाज कर रहे हैं। इस प्रयोग को उन्होंने नाम दिया है अपना घर। और वहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो प्रभु जी कहकर संबोधित करते हैं, और प्रभु जी कहते नहीं है, वही मानकर, यानी जो बात विवेकानंद जी ने कही थी, दरिद्र नारायण, एक उसी व्यक्ति को वो प्रभु मानकर, भगवान मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं और उसकी तमाम तरह से चिंता कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके कई प्रोजेक्ट स्वयं देखे हैं। मेरी एक पुस्तक पिछले वर्ष राजघाट से गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने प्रकाशित की है। पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत के गुमनाम समाज शिल्पी। उस पुस्तक में इस प्रकार की जो प्रेरक काम हमारे देश में समाज में बदलाव के काम अब हो रहे हैं उनका जिक्र है। अभी एक मैं आपके सामने और विषय रखूंगा। आपने देखा होगा, मैं मानसिक रोगियों की बात पहले एक उसमें बिंदु और ऐड कर दूं। हमारे देश में 130 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मानसिक हालत ठीक नहीं होने के कारण जिनका इलाज नहीं हो पाता। अपना घर ने एक शुरुआत की है, वो सबकी सेवा नहीं कर पा रहा है। ये समस्या पूरे देश की है। इस प्रकार के प्रयोग देश में अन्य स्थानों पर भी करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा स्वास्थ्य की जो एक समस्या है, यानी हॉस्पिटल्स, अच्छे बड़े हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये शहरों में होते हैं, गाँव में नहीं होते। बीमार गाँव के भी लोग होते हैं।
जब गांव के लोग शहर में जाते हैं तो उन्हें बहुत अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने, जो वहाँ पर नर्सिंग होम डिपार्टमेंट के हेड थे, मेडिसिन के डॉक्टर हैं, उन्होंने तय किया कि मैं गांव के लोगों को उनका गांव में ही जाकर मैं इलाज करूंगा। और उनका नाम है डॉक्टर आर.एस. टोंक। डॉक्टर आर.एस. टोंक ने 2007 में प्रयोग शुरू किया। वो दिल्ली महानगर के अलग अलग हॉस्पिटल्स के लोगों को ले जाकर, डॉक्टर्स को इकट्ठा करके, जो अलग अलग, आप ये समझिए कि टेक्नीशियंस को, पैरामेडिकल स्टाफ, सबको साथ लेकर वो एक पूरा हॉस्पिटल गांव लेकर जाते हैं और गांव लेकर जाकर गांव के लोगों का गांव में इलाज करते हैं। और जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिन्हें विशेष इलाज की आवश्यकता है, उन लोगों को वो बुलाते हैं शहर में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में और अन्य हॉस्पिटल्स में उनका आराम से इलाज हो जाए, इसकी चिंता की जाती है। और अभी तक डॉक्टर आर.एस. टोंक के प्रयासों से 6 लाख से अधिक मरीजों का वो गांव में ही इलाज कर चुके हैं 2007 से अब तक। आप देखिए, ये समस्या भी पूरे देश की है। डॉक्टर्स यदि संकल्प कर लें तो आप सोचिए, ये क्या स्वास्थ्य की कोई समस्या हमारे देश में रह सकती है? डॉक्टर आर.एस. टोंक ने अब पिछले साल रिटायर होने के बाद अपने गांव में, जो सोनीपत के पास गांव है उनका, उस गांव में एक हॉस्पिटल बनाया है अपने पैसों से, और वहाँ पर वो गांव के लोगों का इलाज करते हैं। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद मैं कहीं कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं अपने गांव में जाकर अपने गांव के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करूँगा, और वो कर रहे हैं। और ये एक ऐसा प्रयोग है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम दे सकता है। सिर्फ मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। मुंबई को हम सभी जानते हैं। मुंबई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल, ये तमाम तरह के बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं जो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। वहाँ पर देश भर से लोग जाते हैं। देश भर से लोग जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ पर इलाज कराना, किस हॉस्पिटल में इलाज कराना है, कब कराना है। और मान लो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर तो कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, तो रात कहाँ गुजारनी है? सड़क पर, फुटपाथ पर वो लोग रात गुजारते थे। ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 1968 में एक प्रयोग शुरू हुआ। बहुत छोटा सा प्रयोग शुरू हुआ। उस प्रयोग का नाम रखा गया नाना पालकर स्मृति समिति। एक छोटी सी संस्था बनी। उसने किराए के मकान में ऐसे लोगों को फुटपाथ से उठाकर उनकी सेवा करनी प्रारंभ की। आज वो प्रयोग ऐसा है, 51 साल में उस प्रयोग की स्थिति ऐसी है कि आज 52 साल हो गए हैं। 52 साल में आज वहाँ पर 228 लोगों के रहने की व्यवस्था है। एक मल्टी स्टोरी उन्होंने पूरा एक बिल्डिंग बनाई हुई है, जिसमें सिर्फ लाखों मरीजों की वो मदद कर चुके हैं। और सिर्फ 350 रुपये में वहाँ डायलिसिस होता है। रोज 39 डायलिसिस होते हैं। 39 में इसलिए कह रहा हूँ कि रोज वो कुछ मशीनें खाली रखते हैं ताकि डायलिसिस के समय किसी मरीज को, या अगर मशीन में कोई कमी आ गई तो तुरंत मरीज को दूसरी मशीन पर शिफ्ट कर देते हैं। 350 रुपये में डायलिसिस। और जो मरीज वहाँ रहते हैं उनके तीमारदार है। देखिए, हॉस्पिटल में क्या होता है कि मरीज तो हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन उनके जो तीमारदार है वो बाहर गैलरी में, सड़क पर अपनी कितनी परेशानी में अपना जीवन काटते हैं। मरीज हॉस्पिटल में परेशान और तीमारदार बाहर परेशान। नाना पालकर स्मृति समिति ने हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के रहने के लिए रूम बनाए, जहां 228 मरीज रह सकते हैं, साथ में उनके तीमारदार भी रह सकते हैं। और उनके लिए सिर्फ 10 रुपये में एक समय का भोजन वो प्रदान करते हैं। मैं इसमें जो महत्वपूर्ण बात देख रहा हूं, डायलिसिस 350 रुपये में अगर प्राइवेट में आप डायलिसिस कराने जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि 5-7 हज़ार रुपये से कम एक डायलिसिस में नहीं लगते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे अच्छे प्रयोग हुए हैं जो समाज को एक नई दिशा देते हैं। महाराष्ट्र की बात मैं एक बार आपसे महाराष्ट्र की बात फिर एक बार करूँगा। हमारे देश में कई करोड़ आज भी नोमैडिक ट्राइब हैं, जिन्हें हम घुमंतू लोग बोलते हैं। इधर उत्तर भारत में लोगों ने देखा होगा, गाड़ियाँ लोहार देखे होंगे, शहरों में बाहर सड़क पर एक झोंपड़ी बनाकर, टेंट बनाकर पड़े रहते हैं, लोहे का काम करते हैं। महाराष्ट्र में ऐसे पारधी और तमाम तरह की दर्जनों जनजातियां हैं। ये बहुत ही बड़े शिल्प कला में माहिर लोग थे और इनका जो अतीत है बहुत गौरवशाली है। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है।
और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी इतनी सक्रिय भूमिका थी कि इन्होंने कई इलाके, कई किले अंग्रेजों से मुक्त करा लिए थे, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, डिनोटिफाइड ट्राइब एक्ट। उसमें इस प्रकार के नोमैडिक ट्राइब्स को उन्होंने जन्मजात अपराधी घोषित किया और उन्हें किसी भी एक स्थान पर रुकने से मना कर दिया कि वो किसी भी गांव में, किसी भी शहर में एक स्थान पर नहीं टिकेंगे। तब से वो लोग दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं। उनका देश में ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना वोटर कार्ड है, ना अन्य कोई ऐसा कोई कागज उनके पास है जो कह सके कि वो भारत के नागरिक हैं। उनका सिर्फ एकमात्र रिकॉर्ड अगर है तो हर पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर, जिसमें उनके परिवार के, उनके सदस्यों की पूरी जानकारी होती है। एक दिन का पैदा हुआ बच्चा भी पुलिस रिकॉर्ड में उस कम्युनिटी में जन्म लेने के कारण जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता है, डिनोटिफाइड ट्राइब एक्ट के तहत। ये कानून हमारे देश में 1952 में हालांकि ख़त्म हो गया था आज़ादी के बाद, लेकिन व्यवहार में ये कानून 1992-95 तक रहा। जब महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस संबंध में प्रयास प्रारंभ किए और ये समाज स्वाभिमान से जी सके उसके लिए प्रयास हुए, उन्हें प्लॉट दिए। लेकिन उसके लिए एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया पूरी तरह, वो है गिरीश प्रभुणे। गिरीश प्रभुणे के माध्यम से अकेले महाराष्ट्र में लाखों ये नोमैडिक ट्राइब्स के जो बच्चे हैं, पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर बना है, कोई पुलिस ऑफिसर बना है, कोई सिविल सर्विसेज के लिए किसी ने प्रयास किया है, किसी ने कोई स्वैच्छिक संस्था बनाकर सेवा कर रहा है। ऐसे सैकड़ों बच्चे जीवन में आगे बढ़े हैं। यानी वो समाज जो कहीं अनाम था, जिसका कोई नाम नहीं था, उनके आज राशन कार्ड भी बने हैं, आधार कार्ड भी बना है, उन्हें ज़मीन मिली, उन्हें प्लॉट मिले, उन्हें गांव में पट्टे मिले हैं, ज़मीन, अब वो खेती कर सकते हैं, अब वो जहां चाहें वहां बस सकते हैं। आप देखिए, घुमंतु जनजाति ऐसी है जिस पर हम लोग नॉर्मली, हमारे दिमाग में आता ही नहीं। जैसे कूड़े के ढेर में पड़े हुए लोगों की हम कभी चिंता नहीं करते, ऐसे ही हम घुमंतु जनजाति की कभी चिंता नहीं करते। और घुमंतु जनजाति के बारे में अगर आपको नोमैडिक ट्राइब्स का गौरवशाली अतीत अगर समझना है, अजंता एलोरा में जो गुफाओं में आप अद्भुत शिल्प अगर आप देखते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उन्हीं घुमंतु जनजातियों के पूर्वजों का हाथ है। इतने बड़े उत्कृष्ट शिल्प कला के माहिर थे वो लोग। और विश्व व्यापार में जो हमारे देश का ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले जो 23% भागीदारी थी, उसमें कहीं ना कहीं इन घुमंतु जनजातियों के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। तो ऐसे लोगों को स्वाभिमान से जीने के लिए गिरीश प्रभुणे ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं महाराष्ट्र की बात एक और करूंगा। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले में एक संस्था है उद्योग वर्धनी, उसकी सूत्रधार हैं चंद्रिका चौहान। चंद्रिका भाभी नाम से वो फेमस है सोलापुर में। उन्होंने 1996 में एक प्रयोग शुरू किया। जो महिलाएं हैं उनके प्रयासों से 15,000 से अधिक महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं, अच्छे पैसे कमाती हैं। और उनमें 400 महिलाएं ऐसी हैं जो प्रथम पीढ़ी की यानी फर्स्ट जनरेशन उद्यमी बनी हैं। वो अपना स्वयं रोजगार कर रही हैं, साथ में और महिलाओं को वो रोजगार दे रही हैं। मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। ऐसा ही मैं आपके सामने एक और जिक्र करना चाहूँगा। महाराष्ट्र में एक स्थान है, पेन कस्बा है रायगढ़ जिले में। वहाँ पर एक संस्था है अहिल्या महिला मंडल। उसकी खासियत ये है उस संस्था की कि वहाँ पर गृहिणियाँ जो हैं, पूरे देश में जो हाउस वाइफ हम जिन्हें कहते हैं, उनमें बड़ी अद्भुत प्रतिभा होती है, अलग अलग प्रकार की प्रतिभा होती है। लेकिन जो गृहिणी है उनके बारे में नॉर्मली ये मान लिया जाता है कि वो घर में ही रहेगी और घर का काम करेगी, और जो उसके अंदर प्रतिभा है उसका कोई उपयोग नहीं होता। अहिल्या महिला मंडल ने प्रयास शुरू किया कि गृहिणियों में जो भी प्रतिभा है, जिस प्रकार की भी प्रतिभा है, उसी प्रकार का काम वो करें और जो समाज के जिस वर्ग को आवश्यकता है उस समाज की वो मदद करें। अहिल्या महिला मंडल के प्रयास से 1996 में वो प्रयोग शुरू किया था। श्रीमती बसंती देव जी ने वो प्रयोग शुरू किया था और 3000 से ज़्यादा जनजाति बालिकाओं का उन्होंने जीवन बदल दिया गृहिणियों ने। और उनकी खास बात यह है कि उस प्रयोग में 500 हाउसवाइफ्स पेन कस्बे की हैं जो
जिसमें जो प्रतिभा है वही काम दूसरों को वो सिखाती है निःशुल्क। कुछ प्रौढ़ साक्षरता के केंद्र चलाती हैं, कुछ महिलाओं को सिलाई सिखाती हैं, कुछ अलग अलग जो जिसमें जो प्रतिभा है वही महिलाओं को वो सिखाती है। आप देखिए, इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ। इस सिर्फ मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है कि कोई गुण अगर हमारे पास है, कोई प्रतिभा हमारे पास है, तो हम वो ज्ञान दूसरों के साथ बांटें, उन्हें स्वावलंबी बनाएं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करें। जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, तभी हमारा देश, हमारा राष्ट्र समर्थ बनेगा, बलशाली बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। तभी हम विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो पाएंगे और तभी हम वास्तव में देश को जिस शिखर पर ले जाना चाहते हैं वहां ले जाएंगे। एक और समस्या, मैं ऐसी समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जो नॉर्मली ध्यान में आती नहीं है। आपने देखा होगा जेलों में जो कैदी बंद होते हैं, उम्र कैद में मान लो बंद हो गए, कई बार तो माँ बाप दोनों बंद हो जाते हैं जेल में, परिवार में कोई नहीं होता। आप सोचिए, जिन बच्चों के माँ बाप जेल में कैदी हैं, उन बच्चों के साथ क्या बीतती होगी। उन बच्चों के फिर से अपराधी बनने की पूरी संभावना रहती है। कर्नाटक के बेंगलोर में एक व्यक्ति रिजर्व बैंक में काम करते थे, वेंकट राघवचारी मणि उनका नाम था। उस व्यक्ति वो जब रोज वो अपने ऑफिस जाते थे तो सेंट्रल जेल के सामने से उनका रास्ता होता था और वहाँ से वो जाते थे। उनके दिमाग में वो देखते थे वहाँ जेल के गेट पर बच्चे करा रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं कि छोड़ दो छोड़ दो। अब पुलिस देखिए कैसे छोड़ सकती है, अगर कोर्ट का आदेश है तो कैदी को छोड़ थोड़ी कर सकता है। वहाँ पर बच्चे बड़ी बुरी हालत में मिलते थे, तो उन्होंने तय किया वेंकट राघवचारी मणि ने कि मैं इन बच्चों को अपराधी नहीं बनने दूंगा। उन्होंने सो केयर नाम से एक संस्था प्रारंभ की। 1999 में अपने घर को एक हॉस्टल बनाया, बच्चों को लेकर आए और आज 500 से अधिक बच्चों को वो अपराधी, कैदियों के बच्चों को अपराधी बनने से उन्होंने बचा लिया है। वेंकट राघवचारी मणि अब इस दुनिया में नहीं है, पति पत्नी दोनों नहीं है। उन्होंने जो अपना डोनेट किया था, जो संस्था बनाई थी, उसे समाज के दूसरे लोग मिलकर उस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। वास्तव में ये थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। और बदलाव कैसे, कुछ और भी वो बिंदु हो सकते हैं, मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। वर्षा जल संरक्षण को हम बहुत ध्यान नहीं देते। ये गांव और शहर सब जगह, जब से गांव में भी अच्छी सीसी यानी सीमेंट की सड़कें बनी है, तो गांव का बारिश का पूरा पानी बहकर बाहर चला जाता है। हालत ये है कि हमारे गांव में अगर हमारा हैंडपंप है, हम उसके पास भी वो पानी टिकने नहीं देते और पता चलता है कि धीरे धीरे गांव में भी ज़मीन का जो जल स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है। ये पूरे देश की समस्या है, गांव की समस्या, शहर की समस्या है। उदयपुर में मुझे एक व्यक्ति मिले, नाम है डॉक्टर प्रकाश चंद्र जैन। उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, वो मकान की छत पर जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसे एक पाइप से इकट्ठा करके हैंडपंप में या ट्यूबवेल में या कुएं में बारिश के पानी को डालते हैं। बारिश का पानी जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, आप सब जानते होंगे। और उस पानी को जब वो डालते हैं तो राजस्थान जैसे क्षेत्र में जहां कई बार पानी साफ नहीं है, पीने लायक नहीं है, जब बारिश का जल उन कुओं में, हैंडपंप में डाला गया तो वो पानी एकदम मीठा हो गया। और जो वाटर लेवल कभी 300, 400, 500 फीट नीचे हुआ करता था, आज वो वाटर लेवल उदयपुर जैसे शहर में आप यकीन मानिए 20 से 30 फुट पर आ गया है। क्रांतिकारी बदलाव। और कुछ स्थानों पर तो राजस्थान में इस प्रयोग से 5-6 फुट पर उन्होंने राजस्थान के जो परंपरागत जल स्रोत है, बावड़ी, कुएं, उन्हें फिर से इस मेथड से जिंदा करने का प्रयोग प्रारंभ किया है, जिसमें बहुत सफलता मिली है। मैं एक विषय आपके सामने और रखूंगा। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में तो शायद ये समस्या नहीं है, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में भी होगी तो लोग ध्यान नहीं देते। राजस्थान में ये समस्या ज़्यादा है। राजस्थान में कई बार ऐसा होता है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्यास से, उन्हें पानी नहीं मिलता पीने के लिए, वो प्यास से मर जाते हैं। राजस्थान में कुछ लोगों ने 2016 में एक प्रयोग प्रारंभ किया कि हम गांव में, शहर में, घर के बाहर परिंदे टांगेंगे। परिंदे यानी एक छोटा ऐसा बर्तन जिसमें पानी भरकर वो घर के बाहर रख देंगे, पक्षी आएगा, पानी पी लेगा और साथ में कुछ दाना भी रख देंगे, उसे खाना होगा तो खा लेगा।
आप यकीन मानिए, उन्होंने पिछले 3 साल में राजस्थान में 1 लाख से अधिक लोगों को मोटिवेट करके ऐसे परिंदे घरों के बाहर टंगवाए, और उसके परिणाम स्वरूप आज राजस्थान में गर्मियों के मौसम में पक्षियों के बेहोश होकर गिरने की जो संख्या है उसमें 90% के आसपास कमी आई है। एक छोटा सा प्रयोग कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, आप सोचिए। जैव विविधता, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं कि जैव विविधता के संरक्षण के बगैर मनुष्य जीवन सही नहीं चल सकता है। जो हमारे खेत में पैदावार होती है, जो फल हमें प्राप्त होते हैं, उसमें पक्षियों का, कीट पतंगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चूंकि हमने कभी उस दृष्टि से सोचने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए हम वो चिंता नहीं करते हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जब हम देश की बात करते हैं तो एक विषय मैं आपके सामने और चर्चा करूंगा। हमने धीरे धीरे हरित क्रांति के नाम पर, हाइब्रिड बीज के नाम पर, रासायनिक खेती के नाम पर, रासायनिक कीटनाशक, खरपतवार नाशकों आदि के प्रयोग के चलते हमने धीरे धीरे एक बहुत बड़ा नुकसान अपना किया है। जो हमने अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा समझौता किया है वो है कि हमने हमारे जो देशी बीज थे, परंपरागत बीज थे, हमने उन्हें खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। हाइब्रिड बीज जो हैं, जो संकर किस्म के बीज हैं, उन्हें आप अगर एक बार बोलेंगे तो दोबारा वो अगर आप बोएंगे तो पैदावार नहीं मिलेगी आपको, तो और तीसरी बार बोएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, खेत खाली रह जाएगा। और हमारे जो परंपरागत बीज थे, वो परंपरागत बीज आप सालों साल आप उन्हें बोते रहते थे और अच्छी पैदावार होती थी हमेशा। हमने धीरे धीरे उन परंपरागत बीजों को खत्म किया। मुझे उत्तराखंड में एक व्यक्ति मिले, विजय जड़धारी नाम है उन व्यक्ति का। उन्होंने 1989 में परंपरागत बीजों को संरक्षण करने का प्रयास प्रारंभ किया था। आज वो 600 से अधिक परंपरागत बीजों का संरक्षण कर चुके हैं और वो किसानों को मोटिवेट करते हैं, किसानों में बीज बांटते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि आप परंपरागत बीज का संरक्षण कीजिए और उससे आपको सिर्फ पैदावार नहीं बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो संकर किस्म के हम अन्न खाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं है, ये वैज्ञानिक शोधों में सिद्ध हो चुका है। और जो परंपरागत बीज है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उत्तराखंड में एक परंपरा थी, शायद हिमाचल प्रदेश में भी है, 12 नजा, 12 प्रकार का अनाज मिलाकर वो खेत में बोते थे और वो 12 नजा जब वो खाते थे, इतना पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन वो होता था जिसका मुकाबला कोई कॉर्नफ्लेक्स, तमाम तरह की चीजें मार्केट में आज बिक रही हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लोग उन्हें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके खा रहे हैं, लेकिन वो पौष्टिकता नहीं है। 12 नजा जो लोग खाते हैं उनमें से देखिए, भोजन हम क्यों करते हैं? भोजन से हमें अनेक प्रकार की हमारे शरीर को जो आवश्यकता है वो पूरी होती, कैल्शियम की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, तमाम तरह की जो आवश्यकताएं हैं वो सब्जी में, रोटी में, चावल में, अलग अलग चीज़ों से पूरी होती है। अगर जब आप 12 नजा खाते हैं, आपने अगर कभी खाकर देखिए, मैंने वो प्रयोग किया है, बहुत स्वादिष्ट होता है और आपके शरीर में जो पौष्टिकता आती है, जो पोषण मिलता है, उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। ये जो मैं स्वदेशी बीज की, परंपरागत बीज की बात कर रहा हूँ, इसका सीधा संबंध जैविक कृषि से है। राजस्थान में एक गांव है, झालावाड़ में मानपुरा गांव है। उस गांव में एक हुकुमचंद पाटीदार है। आपको शायद याद होगा, मैं अगर स्मरण कराऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। जब आमिर खान ने एक कार्यक्रम बनाया था सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते में हुकुमचंद पाटीदार को बुलाया गया था। हुकुमचंद पाटीदार एक नाम है, ऐसे वहाँ पर हजारों नाम है। वो मानपुरा गाँव है। हुकुमचंद पाटीदार को इसलिए बुलाया गया था कि हमारे देश में एक ये मिथ क्रिएट किया गया है कि जैविक कृषि यानी उत्पादन कम होता है, लागत कम नहीं होती, उत्पादन कम होता है। लेकिन हुकुमचंद पाटीदार यानी मानपुरा गांव इस प्रकार का एक जीता जागता उदाहरण है जहां आप जाकर देख सकते हैं कि जैविक कृषि के माध्यम से खेती में जो पैदावार है वो रासायनिक खेती से कभी नहीं हो सकती और सबसे कम लागत। आज हमारे गांव में किसान का बच्चा अगर किसानी नहीं करना चाहता, खेती बाड़ी नहीं करना चाहता, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खेती करना बहुत महंगा हो गया है। और वो महंगा हुआ है रासायनिक खाद के प्रयोग से, संकर किस्म के बीज प्रयोग करने से,
रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से, रासायनिक खरपतवार नाशकों के प्रयोग से, और उसके बदले में हम अपने शरीर में जो तमाम तरह की बीमारियां पैदा कर लेते हैं, उस पर जो खर्चा करते हैं, उसकी तो हम चर्चा ही नहीं करते। लेकिन जैविक कृषि इन सब समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। और देश में आज मैं कह सकता हूं लाखों किसान जैविक कृषि कर रहे हैं, स्वदेशी बीजों का उपयोग कर रहे हैं। और उसके पीछे कौन है, एक व्यक्ति आपको बताऊं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों कार्यकर्ता इस अभियान में जुड़े हुए हैं। देश में एक मौन क्रांति आकार ले रही है जैविक कृषि के रूप में। आप कर्नाटक में जाइए, राजस्थान में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, मैं भी ऐसे कई सौ लोगों को, किसानों को जानता हूं। मैं मूल रूप से किसान हूं, मैंने किसानी की है, खेती की है, आज भी मेरे खेत में खेती होती है। मैंने ये देखा है, मैं किसान की समस्याओं को जानता हूं। जैविक कृषि के मामले में देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में हो रहा है, और जो लोग ये मिथ क्रिएट करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। जो विदेशी कंपनियां हैं, कीटनाशक बेचने वाली है, खरपतवार नाशक बेचने वाली है, विदेशी बीज बेचने वाली जो कंपनियां हैं, वो हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों को भी गलत बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए लोग लालच देती हैं। और जो कुछ लोग उनके लालच में फंसकर हमारे ही किसानों को, अपने ही लोगों को गुमराह करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे लोगों से वास्तव में ये मिथ बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है। जैविक कृषि के रूप में जो बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश में हुआ है, उस परिवर्तन से एक इतना बड़ा बदलाव देश में आने वाला है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा देश समर्थ बनेगा। समर्थ बनने के लिए खेती किसानी को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रासायनिक खाद पर निर्भर खेती को ही मजबूत करते रहे, जो पंजाब के लोग, आप पूछे जरा पंजाब के लोगों से, उनकी कितनी भूमि बंजर हो चुकी है। रासायनिक खाद ने हमारी भूमि को बंजर कर दिया है। और जब तक हम जैविक कृषि पर नहीं लौटेंगे, हमारी ये जो खेती की समस्या है, इनका समाधान नहीं होगा। ये ट्राइड टेस्टेड और ट्रस्टेड एक्सपेरिमेंट है। ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड एक्सपेरिमेंट है, और इसमें अगर लोग प्रयास करेंगे तो आगे बहुत अच्छा बदलाव आएगा। आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं सिर्फ इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, अनेक स्थानों पर समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए समाज को स्वयं खड़ा होगा। आप स्वयं से शुरुआत करिए। मैं ऐसे 100 से ज़्यादा काम की एक सूची आपको दे सकता हूं, जिन्हें करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए। सामान्यतः माना जाता है कि जब व्यक्ति कोई इस प्रकार का प्रयास प्रारंभ करता है तो लोग कहते हैं साहब पैसा कहाँ से आएगा। वास्तव में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। मान लो प्रौढ़ साक्षरता, हमें अपने गांव में अगर हम संकल्प कर लें, हम अपने पूरे गांव को संपूर्ण साक्षर यानी 100% साक्षर ग्राम बनाना है, तो आप सोचिए कि उस गांव में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनके लिए मुश्किल काम है? उन्हें कोई खर्च करना पड़ेगा। अगर वो प्रयास संकल्प कर लें तो आप सोचिए, हम 2-3 साल के अंदर अपने देश को 100% साक्षर बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग लोगों में बचत की भावना को प्रमोट करने के लिए, लोगों में बचत की भावना को मजबूत करने के लिए क्या किसी पैसे की आवश्यकता है? सब अपने अपने लेवल पर प्रयास प्रारंभ करें। मैं बचत की बात इसलिए कर रहा हूं, कई बार आज जो आधुनिक जीवन शैली है वो लोगों को अधिक कमाओ और अधिक खर्च करो की नीति पर ले जा रही है। ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। भारतीय परंपरा ये है कि अगर 100 रुपये कमाओ तो उसमें से 20-30 रुपये बचा कर रख लो ताकि संकट के समय काम आए। ये हमारी परंपरा है, आज से नहीं हजारों साल से परंपरा है। और इसी के बलबूते जब पूरी दुनिया में रिसेशन आता है तो भारत पर उसका असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमारे लोग लोन लेकर जिंदा नहीं रहते। अमेरिका में, पश्चिमी देशों में लोग पूरा उनका जीवन लोन पर चलता है, और जब रिसेशन आता है, लोग कर्ज नहीं दे पाते तो बैंक भी कंगाल हो जाते हैं। हमारे देश में ये स्थिति नहीं है। इसका एकमात्र कारण है बचत की प्रवृत्ति। बचत, मैंने सिर्फ एक छोटा सा आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसी हमारे देश में आप जब कहीं ग्राउंड पर काम करेंगे, आपके सामने तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए यदि छोटे छोटे स्तर पर प्रयास होते हैं, जो मैंने उदाहरण आपके सामने रखे, ये देखिए छोटे छोटे स्तर पर प्रयास हो रहे हैं,
और छोटे छोटे स्तर पर इनका जो असर है वो भी छोटे ही इलाके में है, लेकिन एक ऐसे मॉडल हैं जो हमारे सामने एक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स की प्रॉब्लम सोल्व करना तो एक व्यक्ति ने प्रत्यक्ष काम करके दिखाया, तो क्या हमारे देश में जितने नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनकी प्रॉब्लम हम सोल्व नहीं कर सकते? ऐसी तमाम तरह की समस्याएं हैं जो हमारे समाज को कमजोर करती हैं। हमारे समाज को अगर हमें सबल बनाना है, एक हम गीत गाते हैं, अगड़ा पिछड़ा क्या होता है, अगड़ा पिछड़ा क्या होता है, हाथ पकड़कर आगे कर दो, पिछड़ा अगड़ा हो जाता है। यानी जो पिछड़ा है, हमारे समाज का पिछड़ा वर्ग है, हम हाथ पकड़कर यानी उसकी मदद करके उसे आगे कर सकते हैं, जीवन में उसे आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरों की मदद करने में जो मज़ा आता है, जो आनंद आता है, वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को यदि समर्थ बनाना है तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। समाज जब प्रयास प्रारंभ करेगा तो आप यकीन मानिए सरकारें सहयोग करेंगी ही, और जो सरकार काम कर रही उससे कोई विरोध नहीं है। सरकार अपना काम कर रही वो करती रहे, लेकिन समाज अपने बलबूते काम प्रारंभ जब करेगा तो देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और इस बदलाव के सूत्रधार बनेंगे हमारे युवा। उस युवा जब संकल्प करते हैं तो देश में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे तमाम तरह के उदाहरण मेरे पास हैं। मैं तो कई घंटे इस विषय पर बोल सकता हूं, मेरे पास तो इतना सारा मसाला है। चूंकि समय की मर्यादा है, 7 बजने वाले हैं और मुझे कहा गया था कि 1 घंटे का समय है। इस संबंध में कुछ यदि कुछ कभी आवश्यकता हुई तो हम फिर मिलेंगे, दोबारा कभी मौका मिला। कुछ जानकारी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आज प्रश्न उत्तर का तो समय हमारे पास नहीं बचा है, कभी फिर मिलेंगे तो हम चर्चा जरूर करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं का जिन्होंने ये आयोजन किया है, मुझे आपसे बातचीत करने का, संवाद करने का अवसर प्रदान किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर प्रोफेसर रजनी शुक्ला जी जो माननीय कुलपति हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, और एबीवीपी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। धन्यवाद, नमस्कार।